गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों आवश्यक होते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नीति निर्देशक तत्व का क्या महत्व है और ये वो कौन से डायरेक्शन प्रिंसिपल्स हैं जिसके माध्यम से हम एक स्टेट को डिक्टेटर बनने से रोक सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि निर्देशक तत्वों को जब बनाया गया था बेसिक, तो उस समय कौन से प्रिंसिपल्स दिए गए थे। तो उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स था वो प्रिंसिपल था धारा 38 से 51 तक राज्य के निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इसमें कहा गया कि प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से जीविका प्रदान की जाएगी। राज्य के जितने भी भौतिक संसाधन है या साधन है उनके स्वामित्व और उनके नियंत्रण की व्यवस्था ऐसी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य का रिसोर्स है वो सार्वजनिक होगा, सबके हित में होगा। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के जो साधन है उनका केंद्रीकरण ना हो एंड जो प्रॉपर्टी है, जो प्रोडक्शंस के पार्ट हैं, जो उत्पादन के एलिमेंट्स हैं, साधन हैं, वो सब लोगों के काम आए। राज्य ये भी तय करेगा कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाए। राज्य के श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग राज्य नहीं होने देगा। मूल संविधान में ये भी कहा गया कि बच्चों व पुरुषों के शोषण से संबंधित या भौतिक या नैतिक परित्याग से वो रक्षा करेगा। भौतिक परित्याग का मतलब है कि किसी का फिजिकली हैरेसमेंट नहीं होगा और किसी का लेन देन नहीं होगा। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे संशोधित किया गया और राज्य के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर सुविधाएं प्रदान की जाए, इस बात के लिए कहा गया और उन्हें स्वतंत्रता व सम्मान की स्थिति भी प्रदान की जाए, इस बात का डायरेक्शंस भी स्टेट को दिया गया। राज्य को यह भी कहा गया कि वह अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके। योग्यता, दैट इज अ एबिलिटी। इट मीन्स इफ यू आर थ्रो प्रॉपर चैनल, अगर आप स्टडी में अच्छे हैं, यू आर गुड कॉम्पिटिटिव, सो यू कैन गेन द एम्प्लॉयमेंट आल्सो। तो आर्थिक साधनों के अनुसार विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले, उनको शिक्षा मिले, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता की दिशाओं में वह सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। एज वी आर, इफ somebody is a physical handicap, if somebody is very old and there is no any persons who can take care of the persons, and somebody having the disease that cannot be cured, and if there is a unemployment, तो दिस मीन्स कि इस तरह के जो लोग होंगे उनके लिए वो जो राज्य है वो सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा या कराएगा। राज्य ऐसा भी प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करना पड़े और स्त्रियों को जो प्रसूता का टाइम है, प्रसूता का मतलब प्रेगनेंसी का जो टाइम है, उस समय कार्य नहीं करना पड़े। एक माँ के लिए उसका बच्चा जितना इम्पोर्टेंट होता है, आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट भी इस बात के लिए या स्टेट इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है कि बच्चा यदि किसी के औरत के होने वाला है तो उसको उस समय काम नहीं करना पड़े। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिले और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। अवकाश के समय में उनको उचित उपभोग के साथ साथ वेतन भी प्राप्त हो और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर भी मिले। राज्य की ये भी ड्यूटी बनती है कि गाँव में व्यक्तिगत व सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को स्थापित किया जाए। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का एक कर्तव्य है। राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करेगा, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू वाहकों जानवरों व नस्ल सुधार का कार्य भी करेगा। 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी 2 निर्देशक तत्व और जोड़े गए, जो इस प्रकार से है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य करेगा या राज्य की वो ड्यूटी बनती है। सभी व्यवस्थापन के अंतर्गत, सभी संस्थाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के भागीदार बनाने के लिए भी कदम उठाएगा। राज्य
लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए या उनको स्वास्थ्य सुधारने के लिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी प्रयत्न करेगा और हानिकारक मादक द्रव्यों का उत्पादन व उनके सेवन का ध्यान रखेगा या प्रतिबंध उन पर लगा सकेगा। जनता के दुर्बल अंगों, विशेषतया अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी रखते हुए उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। जस्ट ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वो स्टेट के लिए डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं, दैट आर नॉट ऑर्डर, दैट इज अ निर्देशक तत्व। निर्देशक का मतलब डायरेक्शंस देने वाले तत्व। न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र से संबंधित निर्देशक तत्व की जब हम बात करते हैं तो भारत राज्य के समस्त राज्य के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा आर्टिकल 44 के अंतर्गत। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भी राज्य ही करेगा। प्रजातंत्र की जो भावना है उसका विकास बनाए रखना या उसको स्थिर बनाए रखना भी हमारे स्टेट का ही कार्य है। इससे संबंधित निर्देशक तत्व की जब हम बात करते हैं तो राज्य को इस बात का डायरेक्शन दिया गया है कि सभी प्राचीन जो स्मारक हैं उनकी रक्षा से संबंधित जो कर्तव्य है उनका निर्वहन भी राज्य करेगा। राज्य को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि वह स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के सभी स्थानों को जिसे संसद ने नेशनल महत्व का घोषित कर दिया है उन सब का ध्यान रखने का कार्य भी राज्य करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया कि देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयास राज्य करे और राज्य के द्वारा वनों व वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास भी किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी वसुधैव कुटुंब की धारणा राज्य अपनी बनाए रखेगा। राज्य की ये धारणा रहेगी कि वह जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाए, उसी सिद्धांत के आधार पर अपना समाज कार्य करे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्वक संबंध स्थापित रखना, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियों के प्रति आदर का भाव रखना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयत्न करना, ये सभी कार्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शामिल किए जाते हैं। When we talk about the directive principles for the state, we have discussed that how many there are the directive principles for the state. इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो बड़ा अच्छा सा हमें लगता है वी आर कीपिंग अ वर्ड ऑफ लव, वी आर कीपिंग अ वर्ड ऑफ सिमिलरिटी, वी आर कीपिंग अ वर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक, वी आर हैविंग द वर्ड ऑफ सिमिलर वोटिंग पावर। किंतु सुनने के बाद में समझने के बाद में जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो वी फाइंड आउट कि सारी चीज़ें दिखने में कुछ और है और प्रैक्टिकली कुछ और है। एज़ यूजुअल जैसा हम लोग इंडिया में देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं पर हमें प्राप्त नहीं होती। अब चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, वुमेन राइट्स की बात हो या चाइल्ड राइट्स की बात हो, इवन सोशल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो लड़कियों के साथ में जो वॉल्यूशन है, आई नो दैट कि आप सबको पता है नाउ डेज व्हाट वी आर हैविंग इन द कंट्री। इन्हीं चीज़ों को लेकर के कुछ लोग नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हैं। इसमें सबसे पहली जो आलोचना की जाती है वो ये कहा जाता है कि वैधानिक शक्ति का अभाव होने के कारण जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका कंप्लीट होना असंभव है, क्योंकि ये संवैधानिक शक्तियों के साथ लागू नहीं किए जा सकते और ना ही इनके पूरे होने पर हम स्टेट के खिलाफ जा सकते हैं। और ये बात सही भी है। जब इनको हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं सिमिलरिटीज़ की बात, जस्टिस की बात, वेतन की बात या समान रोजगार की बात, तो ये सब हमें शुभ इच्छाएं या मात्र नैतिक आदेश जैसे प्रतीत होते हैं। संविधान के कुछ जो सदस्य हैं, फॉर एग्जांपल के.टी. शाह एंड प्रोफेसर वियर, ये मानते हैं कि इन्हें सिर्फ मात्र उद्देश्य या आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा जा सकता है। आकांक्षाओं का घोषणा पत्र मतलब सिर्फ दीज आर ओनली अ होप, देयर इज अ नो अन्य प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। निर्देशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र हमें प्रतीत होते हैं और इनका जो चित्रण है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, ये चित्रण ऐसा लगता है जैसे हमने किसी राजकुमार और राजकुमारी की कहानी को पढ़ा हो, हाइपोथेटिकल, एंड वी आर फीलिंग दैट दे आर लिविंग वेरी हैप्पी इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी। द सेम थिंग इज़ दैट कि इन चीज़ों को, निर्देशक तत्वों को
क्रियान्वित करने का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो राज्य के पास नहीं है। किसी भी संप्रभुता संपन्न राज्य में ये चीज़ें बड़ी अप्राकृतिक हमें फील होती हैं कि हम राज्य को आदेश दे रहे हैं। सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जिसके पास आदेश देने की क्षमता है, हु कैन गिव द ऑर्डर टू द पीपल एंड हु एक ऐसा राज्य जो दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करता है, ट्रीटी करता है, क्योंकि वो संप्रभु है। उसी संप्रभु को ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं कि आपको ऐसे चलना है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी असंगत है कि एक संप्रभुता संपन्न राज्य को हम आदेश या डायरेक्शंस कैसे दे सकते हैं। संवैधानिक तत्वों में गतिरोध की स्थिति भी हम देखते हैं। आशंका इस बात की भी मानी जा सकती है कि इनमें द्वंद्व है। इनमें द्वंद्व कैसे है कि यदि मान लीजिए शासन निदेशक तत्व के विरुद्ध व्यवस्थापिका से कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल उस पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि वो उस चीज़ को हटा दे। ही कैन यूज, देयर इज नथिंग लाइक डायरेक्शंस। इस तरह का कोई भी आदेश यदि दिया जाता है तो क्या व्यवस्थापिका के विरुद्ध कोई आदेश दिया जा सकता है? इस बारे में ये बिल्कुल चुप है, कोई जवाब हमें नहीं देते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में हमें लगता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उतने कंप्लीट या इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ सकते हैं जितना हम सोचते हैं। उसके बावजूद भी कहते हैं हर चीज़ में बुरा नहीं होता, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। और अच्छाई अगर हम देखते हैं तो कड़वा जो नीम होता है उसमें भी पॉजिटिव चीज़ हम नज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में सबसे बड़ी बात यह है कि इन तत्वों के पीछे बहुत बड़ी जनमत की शक्ति है। कहने का मतलब ये है कि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है जनता, और जनता के प्रति यदि कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो वो जनता इन निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। सपोज करिए कि व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दल के प्रहारों का सामना करना पड़ता है, तो वो कोई भी सरकार जो है वो अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर नहीं निकालेगी जिससे इन निर्देशक तत्वों का हनन होता है। प्रोफेसर पाइली मानते हैं कि ये निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, नैतिक दूसरा जो हम इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं वो देखते हैं कि ये नैतिक आदर्श हैं, लेकिन इनका नैतिक आदर्शों के रूप में भी बहुत बड़ा महत्व है। हम ये मानते हैं कि कुछ नैतिक धारणाएं हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पीछे बहुत बड़ा जनमत होता है, अनगिनत व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए नैतिक आदर्श बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इन नैतिक आदर्शों के आधार के बाद में, इन नैतिक आदर्शों के आधार को मान कर के ही लोग गलत कार्य करने से रुकते हैं या एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, समानता का ध्यान रखते हैं। नीति निर्देशक तत्व एक तरह से शासन के मूल्यांकन का आधार भी हम मान सकते हैं कि किस सरकार ने कितने मापदंड पर कितनी चीज़ें जनता के लिए अवेलेबल कराई है, कौन सा शासन ऐसा है जिसने ये याद रखा है कि हम जनता को क्या दे रहे हैं, कौन सा शासन ऐसा है जिसने ये बताया है कि जनता हमारे साथ खड़ी है तो हमको उनके साथ में किस तरह का बिहेव करना है या उनको कौन सी फैसिलिटीज़ देनी है। आपके नीति निर्देशकता तो सामाजिक और आर्थिक क्रांति के साधन है। ये इस तरह से क्रांति के साधन है कि इनके द्वारा पॉलिटिकल पावर हमें जब 1947 में मिली तो पॉलिटिकली पावर मिलने के बाद में आर्थिक स्थिति सुधारने का एक ही साधन मात्र ये था कि हम अपने हिंदुस्तान के सारे रिसोर्स को जनता के लिए यूज़ करना प्रारंभ कर दें। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ऐसे साधन के रूप में हमारे सामने आए जिन्होंने हर व्यक्ति को रोजगार देने का कमिटमेंट किया, जिन्होंने हर व्यक्ति को वेतन देने का कमिटमेंट किया, जिसने हर व्यक्ति के 14 साल से कम उम्र का यदि कोई बच्चा है तो अगर कोई है तो उसका शोषण करने से हमें रोका या शोषण रुकवाया गया। एंड सबसे बड़ी बात है सिमिलर वेतन फॉर सिमिलर जॉब। एक व्यक्ति और एक नॉर्मल जो जेंडर जो चीज़ है, अगर दोनों कोई काम कर रहे हैं तो उनको दोनों को समान वेतन जो दिया जाएगा वो इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वजह से हुआ। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि संविधान में हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक जो क्रांति है उसका एक बहुत बड़ी साधन है। आपके संविधान की अगर हमें व्याख्या करनी हो या संविधान को समझना हो तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल है आपके प्रीएम्बल्स का, वो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्राप्त हो जाता है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कार्यपालिका का जो प्रधान है वो इनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान लोकप्रिय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। इस दुस्साहस करने के पीछे या नहीं करने के पीछे बेसिक है कि यदि आप जनता का समर्थन प्राप्त ना करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत जल्दी
अपना समय कंप्लीट करती है या वो गिर जाती है। ये जो नीति निदेशक तत्व है वो एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए बहुत बड़ा कदम है, जिसको अप्रिशिएट किया जाए और जिसको स्वीकार किया जाए। बाध्यता यदि नहीं है तो कुछ चीज़ें हम नैतिक आधार पर भी स्वीकार कर सकते